दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे, एक कोर्ट में मामला ऐसा फंसा कि जिसमें ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। जहाँ जिस सोच को लेकर के, जिस उम्मीद को लेकर के, जिस सपने को लेकर के शिक्षक यहाँ से वहाँ गए, वो सपने, वो अरमान सब दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, बह नहीं गए, ढह गए। यहाँ बात कर रहे हैं विशिष्ट शिक्षकों के वरीयता के संबंध में। कोर्ट का कहना है कि विशिष्ट शिक्षक जो हैं वो बीपीएससी वाले से जूनियर हैं। समझ गए? एक मामला दायर हुआ था 4206, जिसमें कहा गया था कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो बीपीएससी वाले से जूनियर हैं। अभी मामला ईएसटी हो गया है। वहाँ कहना है कि जब एनपीएस का लाभ विशिष्ट शिक्षकों को TRE1 के बाद मिल रहा है, जब विशिष्ट शिक्षकों की जो योगदान है 1 जनवरी 2025 है, तो फिर वरीयता की बात कहाँ से आई? ठीक है, उनका वेतन संरक्षण मिला है, वेतन संरक्षण नहीं मिला, पे प्रोटेक्शन मिला है, लेकिन इनकी नियुक्ति जो है, इनकी जो नियुक्ति है एग्ज़ाम देने के बाद यहाँ आए हैं, तो वो लोग बीपीएससी वाले से जूनियर हैं। अब यहाँ पर जो बात है वो फंसी हुई है, फंस गई है। कभी कभी क्या होता है कि आदमी कुछ अपना पुराने दामन में जो लगे हुए दाग रहते हैं उसके धोने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन दाग इतना दमदार होता है कि वो दाग छूटता नहीं है। यही हाल हो गया विशिष्ट शिक्षकों का। जी हाँ, यहाँ से वहाँ तो गए, लेकिन परेशानी जो है, कठिनाई जो है, जो माथे पे लिखा हुआ है वो मिट नहीं रहा है। और अब वरीयता के मांग को लेकर के ही वो जूझना शुरू हो गया है। ये बात जूझना प्रारंभ हो गया है इन लोगों का। और अब देखिए कि क्या वो बीपीएससी वाले से सीनियर हैं या जूनियर हैं, ये तो कोर्ट ही बताएगा, क्योंकि अब ये स्टे हो गया है। अब आगे भी सुनवाई होगी। अभी तक यही हुआ कि नहीं, बीपीएससी वाले जो शिक्षक हैं वो विशिष्ट शिक्षक से सीनियर हैं। कोर्ट ने में ये दलील दिया गया था कि हमारी नियुक्ति जो है बीपीएससी वालों ने दिया था कि विशिष्ट शिक्षकों से पहले है हमारा, और हमें जो एनपीएस का लाभ है वो विशिष्ट शिक्षकों के से पहले मिल रहा है, तो आखिर रजिस्टर पर हम विशिष्ट शिक्षक से नीचे कैसे रहेंगे हम? कोर्ट का ये बीपीएससी के जो लोग थे उनसे के माध्यम से दलील दिया गया था। कोर्ट ने भी कहा कि बात तो सही है कि आप सीनियर हैं, एज ए रजिस्टर तो आप सीनियर हो गए हैं, और एनपीएस का लाभ भी जो है वो इनसे विशिष्ट शिक्षक से पहले मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपकी सीनियरिटी बरकरार है। तो अब दोस्तों, अब ये देखना होगा कि कोर्ट इस पर और क्या निर्णय लेती है, बहस में और क्या कुछ चलता है। थोड़ा सा भी समय मांगा है, सब डेट बढ़ गया है कि क्या होगा, लेकिन जो इधर फैसला आया, जो इसमें जो बहस चल रहा है उसमें वरीयता को लेकर के अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि वरीय कौन होंगे, बीपीएससी वाले वरीय होंगे या विशिष्ट शिक्षक वरीय होंगे। अगर आपकी जानकारी में ऐसे कौन किसे होना चाहिए? योगदान तिथि ऐसे पहले होता है कि जिनका योगदान तिथि जो है वो पहले होगा वही होगा सीनियर। तो विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी वाले शिक्षक, दो तरह के शिक्षक हैं इसमें, इस युद्ध में। तो इस युद्ध में दो तरह के शिक्षक हैं, तो वरीयता क्रम किनका होना चाहिए, योगदान तिथि किनका होना चाहिए? कारण कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं ये भी पीछे का जो है वहाँ पर रिजाइन दे करके यहाँ से वहाँ गए हैं, और नया योगदान उनको लिया गया है अपने विद्यालय में, और उसके बाद फिर ट्रांसफ़र की प्रक्रिया इनकी प्रारंभ हो जाएगी। तो और बीपीएससी वाले हैं जो विशिष्ट शिक्षक से काफ़ी पहले योगदान किया है, ये भी बात सही है, और एनपीएस का लाभ भी इनसे पहले उनको मिल रहा है, ये भी बात सही है। और विशिष्ट शिक्षक से ज़्यादा कठिन परीक्षाओं को पास करके भी वो आए हैं, ये भी बात सही है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो विशिष्ट शिक्षकों पर बीपीएससी वाले से जो शिक्षक हैं TRE1 वाले, वो भारी पड़ रहे हैं। और अभी मामला और भी फंसेगा, क्योंकि अब ऐसा आया है कि 2010 के बाद जो जिनकी नियुक्ति हुई है
उनको टेट पास करना अनिवार्य है। तो 2010 के बाद 2010 के बाद नियुक्ति हुई है विशिष्ट शिक्षकों का, कारण कि उनकी नियुक्ति 2025 में है, 1 जनवरी 2025 को नियुक्ति हुई है। तो क्या इनमें से कितने लोग हैं जो टेट पास हैं? अगर नहीं है तो क्या उनको टेट कर भी करना पड़ सकता है। अगर फिर बीपीएससी वाले फिर कोर्ट चले गए तो इनको टेट भी करना पड़ सकता है। तो आगे का बात काफ़ी संघर्ष में होगा, कारण कि देखिए रिजाइन पे प्रोटेक्शन भले मिला है, लेकिन सेवा जो है ना वो नया हो गया है। पे प्रोटेक्शन मिला है नियमावली में था, सेवा नया हो गया है। तो सेवा जब नया हो गया है तो हो सकता है कि इनको टेट भी देना पड़ेगा। एक दूसरा कि इनको प्रमोशन का जो लाभ है, ये भी ये मामला अभी पेंडिंग हो गया है। जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं उनको प्रमोशन का लाभ जो मिलने वाला था, आप देखे होंगे कि कहीं कहीं अनजाने में लेटर निकल रहा था, वो सब रुक गया है। अभी पे इनका प्रमोशन नहीं होगा क्योंकि अभी इनकी सेवा नई है। कोर्ट ने भी कहा है कि इनकी सेवा नई है और ये जब तक 8 वर्ष नहीं हो जाता है इनका इस सेवा में, तब तक इनको नहीं हो पाएगा। प्रमोशन के हकदार ये नहीं है। कोर्ट साहब कहता है कि प्रमोशन के हकदार नहीं है। यह नियमावली पढ़ कर के इन लोगों ने आखिर आवेदन क्यों नहीं किया? नियोजित शिक्षक रह जाते तो क्या दिक्कत है? कोर्ट ने साफ कहा है। उसके बाद अब बात करते हैं 8वें वेतन का लाभ का। तो दोस्तों 8वें वेतन का लाभ से अभी ये लोग आच्छादित नहीं हैं। आपने कोर्ट में भी सुना होगा, सदन में भी सुना होगा कि शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि ये जो पद हैं वो बाद में 7 पे कमीशन के बाद में ये सृजित किए गए हैं। तो इनके संबंध में अभी किसी तरह की कोई चर्चा नहीं है और अभी 8वां वेतन का लाभ इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर जो है ना संशय बिल्कुल बरकरार है। उसके बाद फिर इन लोगों का हो रहा है ट्रांसफ़र। जैसे ही सक्षमता परीक्षा समाप्त होगा तो जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं उनके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ, बिल्कुल अंदर की बात मैं कह दे रहा हूँ आपको कि इनसे 3 प्रखंड का ऑप्शन मांगा जा रहा है। एकदम बिल्कुल कौन कौन सा प्रखंड को छोड़ करके इनको जाना होगा? पहले तो जैसे मानते हैं कि कोई शिक्षक अतरी के हैं, ठीक है, और वो बजरीगंज में पढ़ाते हैं, तो ना बजरीगंज ना अतरी उनको डालना है, ना बजरीगंज डालना है। यानी कि गृह प्रखंड नहीं डालना है और जिस प्रखंड में काम कर रहे हैं वो प्रखंड नहीं डालना है। ये दोनों प्रखंड को छोड़ करके कहीं भी डालना होगा। पहले तो अनुमंडल चेंज करने की बात हो रही थी, लेकिन अनुमंडल चेंज नहीं होगा, प्रखंड चेंज होना है इनको। कम से कम 3 वर्ष के लिए ये लोग प्रखंड से बाहर निकलेंगे और सक्षमता का यही मूल मंत्र था। तो इन लोग जैसे ही सक्षमता समाप्त होगा और सभी जो सक्षमता पास शिक्षकों का जो है वो योगदान हो जाएगा, तो उसके बाद जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं फिर उन सारे लोगों का ट्रांसफ़र हो जाएगा। हाँ, जो दूर के हैं, जिससे जो दूर हैं और एज ए नियोजित शिक्षक अभी काम कर रहे हैं और ट्रांसफ़र के लिए उन लोग दिए हैं, तो वो अपने ज़िला में आ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा संकेत हो जाएगा कि वो अपने ज़िला में आ जाएंगे और उसके बाद फिर सिर्फ अपने प्रखंड में नहीं रहेंगे, वो ना अपना गृह प्रखंड में नहीं रहेंगे, बाकी किसी भी प्रखंड में बाहर के जो नियोजित शिक्षक दूसरे जिला में हैं वो आ जाएंगे और वो बन के विशिष्ट शिक्षक आएंगे। यानी कि वो सक्षमता परीक्षा दिए हुए रहेंगे। उनकी बात मैं कर रहा हूँ, अभी नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफ़र की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। और जो अपने ही जिला में हैं और अपने ही प्रखंड में काम कर रहे हैं, घर भी अपने ही प्रखंड में है और काम भी अपने ही प्रखंड में कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि घर आपका गया जिला के मानपुर प्रखंड में है और काम भी आप मानपुर प्रखंड में ही कर रहे हैं, विद्यालय भी आपका मूल विद्यालय भी मानपुर प्रखंड में है जहाँ पर आप पढ़ा रहे हैं, तो आपको ये प्रखंड से बाहर निकलना होगा, चाहे निकटवर्ती की जिस प्रखंड में भी जाइए। उसमें भी वो प्रखंड में आपका सीट रहेगा। उस प्रखंड में 3 प्रखंड का ऑप्शन मांगा गया है। जो प्रखंड में सीट रहेगा आपके कोटि के हिसाब से तभी जाइएगा उसमें, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो आपको फिर 3 तरह से किसी अन्य प्रखंड में भी आपको भेजा जा सकता है। तो इस सब चीज़ों के लिए भी तैयार रहिएगा और थोड़ा बैग जो है वो बांध के रखिएगा, क्योंकि ट्रांसफ़र की जो नीति है वो विशिष्ट शिक्षकों पर लागू होने जा रही है और यही सक्षमता का मूल मंत्र है। आप सोच रहे होंगे कि राजकर्मी का दर्जा देना है या पाना है, ये बहुत सामान्य चीज़ है। राजकर्मी का दर्जा पा करके क्या मिलेगा या क्या मिल रहा है ये तो आप देख लिया 1 वर्ष में, आगे क्या मिलेगा ये भी जान लीजिएगा अगले वर्षों में। तो आगे ऐसा नहीं कि वेतन की बढ़ोतरी हो जाएगी, ऐसा कोई बात नहीं है। चाहे वो आप नियोजित रहें, चाहे आप बीपीएससी वाले रहें, चाहे आप विशिष्ट रहें,
वेतन का जो रेशियो बढ़ने घटने का है वैसे ही रहेगा, कुछ कम हो तो जाएगा, क्योंकि 8 पे कमीशन हो सकता है कि आप पर नहीं लागू हो, लेकिन बढ़ने का कोई सवाल नहीं है अलग से, ठीक है। तो स्थिति यही रहेगी, लेकिन मूल मंत्र ये था कि आप सक्षमता का, इस चीज़ को एकदम कान खोल करके जान लीजिए कि अपना मूल विद्यालय को छोड़िए। सरकार का ये उद्देश्य था कि जो शिक्षक 20-22 वर्षों से जमे हुए हैं उनको वहाँ से पहले बाहर निकालना है और विद्यालय को बिल्कुल बेहतर बनाना है। और फिर दूसरा था कि आप कौन से डॉक्यूमेंट्स पर काम कर रहे हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स पर काम कर रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। बस यही मूल मंत्र था सक्षमता का, न आगे इससे है ना कुछ पीछे इससे है, और बस यही मंत्र पर काम सरकार कर रही है। तो अभी आपको लग रहा कि अपने ही प्रखंड में है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप अपने प्रखंड में जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं कोई नहीं रहने वाले हैं। आप नहीं है तो आप लिख लीजिए कि जो मैं कह रहा हूँ वही होगा, आप अपने प्रखंड में नहीं रह रहे हैं। सक्षमता का मात्र मूल मंत्र था यही, मैं एक बार फिर कह दे रहा हूँ कि अपने विद्यालय से और अपने प्रखंड से बाहर जाइए, एक। दूसरा कि आप कौन से डॉक्यूमेंट्स पर काम कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स दिखलाइए, समझ गए। तो दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा दे करके आप खुश हैं तो इन सारी बातों को भी थोड़ा आप देख लीजिए, शेष मर्जी आपकी। और अगर मन में कुछ और उथल पुथल चल रहा होगा तो भाई देखिए, आपका सक्षमता परीक्षा का डेट है, यानी कि फॉर्म भरा रहा है, चाहें तो आप फॉर्म भर सकते हैं, मर्जी आपकी। धन्यवाद। अगर मेरी बात अच्छी लगी होगी तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो सक्षमता परीक्षा देने वाले हैं वो भी थोड़ा इसको समझ लें। थैंक यू।